हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और लास्ट लेक्चर में आपने डिफरेंशिएबिलिटी को कंप्लीट कर लिया था, मतलब उसका कंसेप्ट सीख लिया था सारा। डिफरेंशिएशन करना भी बाकी है, लेकिन उससे पहले हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं उसका नेम है रॉलेस थ्योरम। एक्चुअल में ये थ्योरम है क्या, इसके एग्जाम्पल्स, इसका कंसेप्ट पूरा का पूरा वो एक एक करके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुनो। डेफिनेशन इज लेट एफ कोई फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, मतलब इसमें ए और बी कंसीडर होंगे, टू आर फॉर रियल नंबर। मतलब एफ कोई फंक्शन है जो ए कॉमा बी टेंड्स टू आर, ये डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस हैं सच दैट, अभी इसका मीनिंग बताऊंगा, पहले एक मिनट समझो। सच दैट फर्स्ट पॉइंट इज एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन बिग ब्रैकेट यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड पॉइंट इज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी। यहां बिग ब्रैकेट, यहां स्मॉल ब्रैकेट, ऐसा क्यों अभी क्लियर कर देता हूं, पहले एक मिनट पॉइंट सुन लो। थर्ड पॉइंट इज एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बी। अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो तो हम उस कंडीशन में बोलते हैं रोल्स थ्योरम या रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन 3 में से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो तो रोल्स थ्योरम अप्लाई ही नहीं होती। अब रोल्स थ्योरम कह क्या रही है, आगे सुनो। यस, नेक्स्ट चेक करो। देन देयर एग्जिस्ट का मैथमेटिकल सिंबल इस तरह से होता है, जैसे उल्टा ई समझ लो, ठीक है, ई को उल्टा करके लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ये। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी कोई पॉइंट है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब इसकी वैल्यू ए और बी के बिटवीन होगी, ठीक है। सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा कंसेप्ट क्या बताया है, इसको अच्छे से बताने के लिए मैं ग्राफ क्लियर कर रहा हूं आपको। ग्राफ से सारा कुछ एक साथ क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एफ डैश सी का मतलब आपको पता है, डैश का मतलब ऐसे डिफरेंशिएशन होता है वो आपको पता है, लेकिन ग्राफिकल इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं यहां नोट में लिख देता हूं। वैसे एफ डैश एक्स लिखा हो तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स। एक्स का मतलब यहां जो है, अगर एफ डैश सी है तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, ये इसका मीनिंग होता है। ध्यान रखना ये ग्राफिकल मीनिंग है इसका। अब इन सबको क्लियर करने के लिए मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं। देखो रोलेस थ्योरम है क्या, रोलेस ने ये कंसेप्ट दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा हो, बड़े ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो मैंने कहा x की वैल्यू यहां a है और इधर x की वैल्यू b, ठीक है। अब a और b के बिटवीन फंक्शन देखो बन तो किसी भी तरह का सकता है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए मान लो इस तरह से बना दिया। अब पूरी बात समझना मैंने क्या किया। हमारे पास a पॉइंट पर, a पॉइंट x का मतलब है यानी x की वैल्यू a है, इस पर यहां जो y की वैल्यू होगी, यह आप सबको पता है कि फंक्शन को अगर मैं y से डिनोट करूं, यहां लिख रहा हूं fx को y से डिनोट करें तो यहां पर हम कह सकते हैं fa। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या चीज है, यस हाइट, इसकी हाइट का मतलब y। चलो यूं समझो एक बार, ये रफ वर्क कर रहा हूं। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ 2, अगर आपसे पूछें ये पॉइंट बताओ तो ये पॉइंट कितना होगा, यस वेरी गुड 1, 2। ये कहाँ से आया,
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, सही है। तो इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये होगा a, y, y का मतलब fx है, सही है, और fx, x की वैल्यू कितनी ली हमने a, तो ये जो पॉइंट होगा ये a, fa होगा। और इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट b, fb, क्योंकि x की वैल्यू b है और यहां पर इसकी y की वैल्यू, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर fa लिखा हुआ है, हम वही रोलेस थ्योरम में समझा रहे हैं कि fa और fb दोनों सेम होंगे। रोलेस कहता है ये कि दोनों इक्वल होंगे तो ही उसकी थ्योरम अप्लाई हो रही है। एक बार चलो इसको हम हटा देते हैं, हम यहां पर एक बार y से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मतलब y की वैल्यू कितनी है fx, तो आप y भी लिख सकते थे, यहां fx भी लिख सकते हो। x की वैल्यू a पुट की तो fa आ गया, b पुट की तो fb, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, जो इनके कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, बीच में बहुत सारे होंगे। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो सबसे पहले रोलेस ने क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन इज f इज कॉन्टिन्यूज ऑन बिग ब्रैकेट a, b। आप चेक कर लो ग्राफिकल मेथड से, क्या ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल है। देखो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, कंप्लीट चलता ही जा रहा है, देखो तो कॉन्टिन्यूस तो हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको ग्राफिकल याद हो, ये मैंने समझाया हुआ आपको। डिफरेंशिएबिलिटी का ग्राफिकल मीनिंग होता है कि उस पॉइंट पर जिस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे वहां पर फंक्शन की या कर्व की टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए, और कॉर्नर पॉइंट्स पे कभी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती। क्यों बेटा? कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कैसे करोगे आप? आपको कैसे पता कि कर्व के आगे शेप कैसे बनने वाली है? मतलब जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है तो आप बना सकते हो, इस पॉइंट पे बनानी है तो इस तरह से बना सकते हो, इधर बनानी है तो इस तरह बना सकते हो, टेंजेंट बन सकती है। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट नहीं बना सकते। आप कैसे बनाओगे टेंजेंट? यूं बनाओगे, यूं यूं यूं, किस तरह से नहीं पता। इसलिए ध्यान रखना, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, कॉर्नर पॉइंट्स, उन पे हम कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम जब कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे फिर तो हम बिग ब्रैकेट लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस है, ए से लेकर बी तक सारा। और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो स्मॉल ब्रैकेट क्यों यूज किया? क्योंकि ए और बी कंसीडर नहीं हो रहे, क्योंकि वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट पे कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती। जहां टेंजेंट ड्रॉ हो सके उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ये बात आपको सिखाई जा चुकी है पहले। ये ग्राफिकल मीनिंग बता रहा हूं, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पे आएंगे वापस। अब समझो, डिफरेंशिएबिलिटी समझ आ गया। डिफरेंशिएबिलिटी स्मॉल ब्रैकेट में होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब एफ ए इक्वल टू एफ बी, देखो चेक करो, यहां एफ ए मतलब इसकी हाइट है ये। एफ ए का मतलब समझते हो ना? जैसे इस वाले पॉइंट में ये 1 है और ये इसकी हाइट है, देखो 2, मतलब ये x है, ये y है। y का मतलब fx, तो ये x है और ये y है, fa। अब इसकी हाइट fa है और इसकी हाइट fb, और दोनों मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ली है। देखो इसका मतलब जितना fa है उतना ही fb है, तो थर्ड कंडीशन भी यहां सेटिस्फाई हो रही है इस कर्व के अंदर। अब इतना होने के बाद रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई तो हो रही है क्योंकि 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। अब रोलेस ने आगे क्या कहा? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ये एटलीस्ट की बात क्योंकि ये भी समझा देता हूं, 1 पॉइंट C बिलोंग्स टू A, B स्मॉल ब्रैकेट, मतलब ओपन इंटरवल के बीच में कोई C पॉइंट होगा, यानी इसके बिटवीन। कैसा होगा? सच दैट f डैश C इक्वल्स टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहां रेफर कर रहा हूं एक, f डैश C। f डैश C का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C, सही है। अब आपको याद होगा कि आपने स्लोप के बारे में ये लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है कि f डैश C जो होता है या स्लोप जो होती है उसको हम tan थीटा या m से डिनोट करते हैं, ये तो याद है। और हम क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? f डैश C 0 होगा। अगर f डैश C का आंसर 0 होगा मतलब स्लोप का आंसर 0। स्लोप का मतलब tan थीटा। tan थीटा 0 कब होता है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, या 180 भी कह सकते हो। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि थीटा क्या चीज होती है? एंगल बिटवीन टेंजेंट, क्योंकि यहाँ टेंजेंट की बात हो रही है, वैसे लाइन कह सकते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। अगर उनके बीच में एंगल 0 हो गया तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को
क्या होगी, या तो कोइंसाइड करेगी या उसके पैरेलल होगी। अब इस बात को समझो आराम से। देखो मैं इसको अच्छे से ग्राफ में समझाता हूँ। क्या ग्राफ के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जो आप ढूंढ सको जिस पर एफ डैश सी का आंसर 0 हो? देखो एफ डैश सी का आंसर 0 वहां होगा जहां टेंजेंट का एंगल 0 होगा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। सीधी सी बात क्या हुई, हम इसको यूं कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ढूंढो इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट जिस पर कर्व का जो टेंजेंट बनेगी किसी पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। मान लो आपने सोचा यहाँ ये पॉइंट, तो यहाँ अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये तो इसके पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ से कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं होगा, ये होगा सी पॉइंट, मतलब इस जगह पे ये पॉइंट सी है। इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट जो उसका m यानी स्लोप 0 होगा। m का मतलब f डैश सी। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। जो x एक्सिस के पैरेलल उसका थीटा 0 है, जिसका थीटा 0 है उसको टेन थीटा भी 0 है। टेन थीटा का मतलब ही f डैश सी होता है। ठीक है, ये बात नहीं पता थी तो याद रखना आप। अब इतना अगर आपको समझ आ गया, फिर ये एटलीस्ट क्यों लिखा हुआ है? चलो ये तो समझ आ रहा है कि वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब उनके बीच में होगा, सच दैट एफ डैश इक्वल्स टू 0। लेकिन एटलीस्ट वर्ड क्यों है? एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम। इसका मतलब ऐसे पॉइंट और भी हो सकते थे, जरूरी नहीं है हर किसी में हो। इसमें तो चलो 1 है, मैं आपको कर्व कोई और बना के दिखाता हूं। ये मैं इरेज कर रहा हूं। देखो अगर कर्व इस तरह से बनता, देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, मान लो कर्व यूं स्टार्ट हो। अब मैं एक बार है ना जानबूझ के गलती कर रहा हूं, पहले आप लोग चेक करो। इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही, मुझे कैसे पता? एक एक करके बड़े ध्यान से सुनो बेटा, जिनको नहीं समझ आया ना एक बार फिर से बताता हूं। कॉन्टिन्यूटी, बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी, मान लो इस जगह पर x की वैल्यू a है और इस जगह पर x की वैल्यू b। ठीक है, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर ये कर्व खत्म हो रहा है। अब हम बात करें यहां पर, देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करो, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस चलता ही जा रहा है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस तो है, वो भी बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कंप्लीट चल रहा है। डिफरेंशिएबल, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है कॉर्नर पॉइंट्स को छोड़कर, तो ए और बी पे छोड़कर बाकी सब पे टेंजेंट हम कहीं भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ टेंजेंट बना ली, यहाँ बना ली, इधर बना ली, इधर बना ली, इधर बना ली। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी है, किस में? स्मॉल ब्रैकेट में। एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। एफ ए का मतलब हाइट कह सकते हो, हाइट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए या वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। अब आप चेक करो, इसकी हाइट इतनी है, मतलब ये एफ ए है हमारे पास, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, और एफ बी इतना बड़ा है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एफ ए और एफ बी सेम नहीं है। ये बात समझ आ रही है? दिखने से ही पता लग गया रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। बेटा ये थियोरटिकल पोर्शन नहीं चल रहा, ये ग्राफिकल है। ग्राफिकल आपको पेपर में नहीं पूछेंगे, ये तो आपके माइंड में कंसेप्ट बिठा रहा हूं कि होना क्या चाहिए, मतलब आप इससे कैसे समझोगे इसको। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहीं तक इसका एंड कर रहा हूं। सपोज करो ग्राफ हमने यहीं तक लिया और ये वाला पॉइंट हमने बी ले लिया। अब यहां से ये वैल्यू एफ बी है। अब आप चेक करो, कॉन्टिन्यूस भी है, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है एक्सेप्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स, और इसकी वैल्यू एफ ए और एफ वी की हाइट भी सेम है। थोड़ा हो सकता है दिखने में ऊपर नीचे लग रहा हूं, मैंने स्केल का यूज नहीं किया, तो आप देख लो ये दोनों हाइट सेम है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये ए कॉमा एफ ए होगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट बी कॉमा एफ बी। समझ आ रहा है? अब आप एक बात देखो, जब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गई। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश इक्वल्स टू 0। अब चेक करते हैं, एफ डैश का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, 0 होने का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये समझा चुका हूं। तो अब आप इसमें ढूंढो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो वो किस पॉइंट पे हो सकती है? यस, एक तो यहां मिलेगा हमें पॉइंट, क्योंकि अगर मैं इस पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो इस तरह से बनेगी। सही है, यहां लिख देता हूं, दिस इज टेंजेंट। इसके लिए अगर हम एफ डैश सी की बात करेंगे तो वो 0 होगा। क्यों? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका एंगल 0, थीटा 0 तो टेन थीटा भी 0। यहां लिख देता हूं, थीटा 0 तो टेन थीटा भी 0। टेन थीटा 0 का मतलब m होता है,
सॉरी एम थीटा नहीं, एम जीरो है। एम का मतलब एफ डैश सी है, तो एफ डैश सी इस पॉइंट पे जीरो है। और कोई पॉइंट ढूंढो। यस वेरी गुड। अब आपने भी ढूंढ लिया होगा कि सर एक इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो यहां पर भी एफ डैश सी जीरो होगा। इसका मतलब यहां पर सी की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर ग्राफ और इस तरह का हो, ठीक है, तो उसमें 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। इसीलिए हमने वर्ड नोट किया था एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक तो होगा ही होगा। वो तो ये दिख ही रहा है, उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। समझ आ गई इतनी बात अच्छे से? ये है रोल्स थ्योरम का कंसेप्ट कि आपको ग्राफिकल कैसे समझ आएगा। अब हम इसको थियोरटिकल भी समझते हैं, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना कि पॉइंट एक से ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन सी की वैल्यू दोनों पर अलग अलग होगी। मतलब यहां पर C है और यहां पर C है, तो वो कंफ्यूजन ये मत रखना सर C दोनों जगह लिख दिया। आप अलग अलग नेम दे देना आंसर आने के बाद, जैसे C1 C2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट यानी क्लोज्ड इंटरवल -4, 2। अब देखो रोल्स थ्योरम को जब भी आपको वेरीफाई करना हो, वेरिफिकेशन का मतलब है पहले उसको एप्लीकेबल चेक करेंगे, मतलब 3 पॉइंट्स चेक करेंगे, फिर उसके बाद एफ डैश सी की वैल्यू 0 पुट करके हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा। अब समझो इसको, देखो कंटिन्यूटी के लिए अब हमें ना ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। इसका ग्राफ तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन विदाउट ग्राफ कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉन्टिन्यूस के लिए अब इतना बड़ा पैटर्न जो पहले सिखाया था ना, LHL RHL, वो सब नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट चलेंगे। कैसे? आप लोगों को ये बताया हुआ है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, सेम नहीं होते वैसे, लेकिन एल्जेब्रिक की कैटेगरी पॉलिनोमियल में आ सकती है। तो अब इधर ध्यान से समझो, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक, ये जो सारे फंक्शन हैं ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं एट इट्स डोमेन। डोमेन से एक्चुअल में मतलब क्या होता है ये भी हमने सीखा हुआ है पहले बहुत बार, कि इसका मतलब होता है जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। तो आप तो सिर्फ इतना देख लो, डिफाइन समझते हो ना, उसकी वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए कोई। जैसे इनफाइनाइट आ गया वो अनडिफाइंड है, 0.0 आ गया अनडिफाइंड है, आयोटा आ गया वो अनडिफाइंड है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो अब आप तो सिर्फ इतना सोच लो, क्या -4 से 2 के बीच में कभी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है क्या? आप कुछ मर्जी पुट कर लो -4 से 2 तक, आंसर तो कोई ना कोई फिक्स ही आएगा। सही है ना, तो आइटा बनने वाला है ना ही 0/0 ना इनफाइनाइट, इसका मतलब ये ऑलवेज डिफाइंड है। तो हम लिखेंगे क्या? फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी से, तो हम वो LHL RHL नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या? हियर fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सही है, which is defined in big bracket 4, 2। अगर आपने इन लिखा या ऑन लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच इज डिफाइंड ऑन दिस मतलब इस इंटरवल पर ये हमेशा डिफाइन होगा, और जो डिफाइन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होता है। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन -4, 2 बिग ब्रैकेट। मतलब हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, वो भी बिग ब्रैकेट में। अब सेकंड पार्ट क्या? हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो ग्राफ तो बनाना नहीं है, अदरवाइज वहां से चेक कर लेते हैं। विदाउट ग्राफ कैसे चेक होगा? वो LHD और RHD वाला पैटर्न भी नहीं कर रहे दोबारा से, बहुत बड़ा था वो। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं इसको ना नंबर 1 लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। वो आप है ना क्वेश्चन में अलग से उतार लेना, सॉरी आंसर में, फिर उसके बाद करना। मैंने तो वहीं पे ही नंबर 1 दे दिया इसको। अब सुनो, सबसे पहले हमने लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको पहले से आता है, इतना तो आता ही है कि मैंने तो सिखाना है अभी आपको, लेकिन ये आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन, अच्छा f का f डैश होता है, एक्स स्क्वेयर का 2x, क्योंकि nx की पावर n-1 प्लस 2x में 2 कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, x का 1 हो जाएगा। कांस्टेंट हो अकेला तो उसका 0, ठीक है इतना, इसका 2x का 2 और इसका 0। अब आप ये चेक कर लो कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी
एफ डैश क्यों निकाला? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो रही है। और स्मॉल ब्रैकेट में चेक करना है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब -4 और 2 नहीं लेना, -4 और 2 के बीच में। अब आप ये चेक कर लो -4 और 2 के बीच में क्या ये कभी भी अनडिफाइंड हो सकता है? ना तो आइटा बनेगा, ना 0/0, ना इनफाइनाइट। इसका मतलब ऑलवेज डिफाइंड। कौन डिफाइन हुआ? एफ डैश एक्स। इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स डिफाइन है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तभी तो वो डिफाइन हुआ। दोबारा समझो इस बात को। इसके नीचे हमने लिखा, देखो इधर, यस, एफ डैश एक्स हियर, एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन स्मॉल ब्रैकेट -4,2। सही है, मतलब फंक्शन डिफाइन है। क्यों? क्योंकि वैल्यू पुट करके देख लो, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -4,2 स्मॉल ब्रैकेट। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने यहाँ एफ एक्स लिख दिया। एफ एक्स ही लिखना है। क्यों? एफ डैश एक्स डिफाइन होने का मतलब क्या हुआ? कि डेरिवेटिव डिफाइन हो रहा है। डेरिवेटिव डिफाइन होने का मतलब क्या हुआ? कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तब भी तो एफ डैश एक्स डिफाइन हुआ है। डैश का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पॉसिबल कब होगा? जब एफ एक्स खुद डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन दिस। ये हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एफ इक्वल्स टू एफ बी। ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 2। तो पहले हम एफ -4 निकालेंगे, फिर हम F2 निकालेंगे। करें चेक। F -4, यहाँ हम x की वैल्यू -4 पुट करते हैं। -4 का स्क्वायर +2 इंटू -4 -8। -4 का स्क्वायर इज 16, -8 दैट इज 0। कुछ भी आ सकता है, ये 0 आ गया। 2 पुट करें अब इसमें, 2 स्क्वायर +2 इंटू 2 -8। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 -8 दैट इज 0। सही है, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर F -4 इक्वल आ गया F2 के, मतलब FA इक्वल आ गया FB के। इसका मतलब क्या हुआ? रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्लियर है इतना? एप्लीकेबल क्यों हो गया? क्योंकि 3 के 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। अगर ये सेटिस्फाई ना होता तो हम इसी के नीचे लिख देते रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, फिर आगे नहीं करना पड़ता। मान लो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा और ये दोनों हो जाएंगे, तो आप पेपर में डायरेक्टली इसी पॉइंट को मेंशन कर दो। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सीधा दिखा दो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ अपना। ठीक है, अब इतना तो समझ आ गया। दोबारा सुनो एक बार। कंटिन्यूटी में क्या करना है? फंक्शन का टाइप बताना है पहले कि किस टाइप का फंक्शन है, जैसे पॉलिनोमियल, और वो चेक कर लेना कि कभी वो अनडिफाइंड ना हो, तो लिख देना दिस इज डिफाइंड। ठीक है, जो भी बिग ब्रैकेट होगा। एफ एक्स फिर कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि जो डिफाइन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन को चेक कर लेना इसके स्मॉल ब्रैकेट में कि ये कभी अनडिफाइंड ना हो रहा हो, और अगर ये डिफाइन होगा तो मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ डैश मत लगा देना, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। फिर हम थर्ड पॉइंट में एफ और एफ भी निकालेंगे। अगर वो सेम आ गए तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आगे चेक करो। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू AB सच दैट F डैश इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्या कर रहा हूं। देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंपल होता है देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -4,2 सच दैट F डैश C इक्वल टू 0। अब ये F डैश C कहां से आएगा? इस वाले फंक्शन में x की जगह c पुट नहीं करना। ध्यान से देखो, f डैश यानी डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं हम। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, 2x + 2। देखो फर्क क्या है दोनों में? x की जगह पे c है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2c + 2 इक्वल टू 0। क्लियर है अच्छे से? कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/2 दैट इज -1। लेकिन ये वैल्यू चेक कर लेना, ये वैल्यू हमेशा इस इंटरवल के बीच में ही होगी। मतलब इसके आगे रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज बिलोंग्स टू -4,2 स्मॉल ब्रैकेट।
अच्छा, यहां स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगा, बिग ब्रैकेट क्यों नहीं है? ये आपको ग्राफ से ही पता लग जाएगा कि जब हम ग्राफ यहां से यहां ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके बिटवीन कहीं पॉइंट होगा जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इसके बिटवीन होगा कहीं, ध्यान रखना। इसीलिए हमने ओपन इंटरवल यूज किया था इसके अंदर। अब इतना आने के बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ये पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। दोबारा अच्छे से ध्यान रखना कि पहले 3 पॉइंट्स चेक करेंगे। 3 पॉइंट्स अगर एप्लीकेबल हो गया तो ही आगे काम करना है, एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं करना। ठीक है, और आगे क्या करना है, एफ डैश सी को 0 पुट करके सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये सी की वैल्यू एक्चुअल में क्या चीज़ है? ये एक्चुअल में एक्स की वो वैल्यू है, ध्यान रखना, एक्स की वो वैल्यू है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। दोबारा से देख लो इधर ये बात, अगर आप ग्राफ इस तरह बनाते हो जैसे यहाँ सी कह रहे हो तो ये एक्स एक्सिस ही तो था, यहाँ जैसे ए था, यहाँ जैसे बी था, तो ये सब एक्स की ही वैल्यूज हैं। लेकिन एक्स की वैल्यू सी कौन सी है, जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x, x बिलोंग्स टू 0, क्लोज्ड इंटरवल। अब चेक करो आप, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स क्या क्या हैं? यस, जिनको याद उधर मत देखो। फर्स्ट पॉइंट इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन बिग ब्रैकेट, जो भी गिवन है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में। सेकंड इज डिफरेंशिएबल इन स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड इज एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो फंक्शन क्या होगा, रोल्स थ्योरम वहां पर एप्लीकेबल होगी उस फंक्शन के लिए और गिवन इंटरवल के लिए। अब अगर वो एप्लीकेबल है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, मतलब कम से कम एक पॉइंट प्रेजेंट जरूर होगा जिस पर एफ डैश सी का आंसर 0, मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इस पूरे को हम इस क्वेश्चन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी, फिर वही बात कर रहा हूं, LHL RHL नहीं निकालने। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हियर एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, वर्ड मत लिख देना, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल, इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। थोड़ी राइटिंग गंदी है, समझ आ रहा है क्या? यस, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन 0, बिग ब्रैकेट। डिफाइंड वर्ड क्यों लिखा? मैंने आपको कहा था कि पहले चेक कर लिया करो क्या 0 और पाई के बीच में ये कभी इनफाइनाइट या आइटा या 0/0 बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कॉस का सारे आंसर हमेशा -1 to +1 होते हैं, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब ऑलवेज डिफाइन होगा, और जो डिफाइन है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन बिग ब्रैकेट 0, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट हो गई। सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे? देखो, डिफरेंशिएबिलिटी के पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ एफ एक्स का क्या होगा? यस, एफ डैश एक्स। cos 2x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो cos का क्या होता है, -sin 2x। 2x का करेंगे, चेन रूल याद है, तो 2x का करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 2, x का 1 होता है। ठीक है, इतना आने के बाद दिस इज सेकेंड नंबर। अब आप इसको चेक करो, क्या एफ डैश एक्स का जो आंसर आया है ये 0, के स्मॉल ब्रैकेट, देखो ओपन इंटरवल है, में डिफाइन होगा? ये भी वही बात है, साइन का कुछ मर्जी कर लो आप, आंसर तो -1 to +1 ही रहेगा, इसका मतलब डिफाइन तो होगा। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, हेयर एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन, किस में डिफाइन है? इन लिखो या ऑन लिखो एक ही बात है, कहां पर 0, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट। देयरफॉर एफ डैश मत लगा देना, क्योंकि अगर डैश डिफाइन होता है तो एफ एक्स खुद डिफरेंशिएबल होगा, मीनिंग यही है इसका, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0, स्मॉल ब्रैकेट। सेकेंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। अब आता है थर्ड पॉइंट, एफ ए का मतलब यहां 0 है और बी का मतलब यहां पाई है।
f0 जब इसमें 0 पुट करेंगे तो आएगा cos 0, cos 0 1 होता है, और पाई पुट करेंगे तो आएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई भी 1 होता है, ये तो पता ही है। मतलब f0 इक्वल्स टू f पाई, यानी fa इक्वल्स टू fv। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्योंकि एप्लीकेबल हमने चेक कर लिया, तो अब इसके आगे क्या करेंगे, देन ये किसका सिंबल है, देयर एग्जिस्ट, यस वेरी गुड, एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू 0, पाई स्मॉल ब्रैकेट सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c वहां से नहीं यहां से आएगा, इसमें x की वैल्यू c से रिप्लेस कर देंगे तो -2 sin 2c इक्वल टू 0, -2 से डिवाइड करेंगे तो sin 2c इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, में पता है कि इसका आंसर 0 पर 0 होता है, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान से याद रखना, हम यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड लिखते हैं, हमें सारे पॉइंट ढूंढने हैं, सारे पॉइंट ढूंढने हो ना तो कुछ छोड़ना नहीं है। साइन के लिए हम इसकी जनरल वैल्यूज यूज करते हैं। क्या आपको याद है, साइन जब 0 होता है तो थीटा की वैल्यू n पाई होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़ रखी तो ये बीच में कन्फ्यूजन कई बार आती रहेगी, काफ़ी बार ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखना, साइन की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब n पाई होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ध्यान रखो। अब c की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए आप z का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है, z यूज़ करो चाहे i यूज़ करो। अब आप ये बताओ, अगर मैं इसमें z से यानी इंटीजर की वैल्यूज पुट करूं, मान लो 0 पुट किया तो 0 आ गया, 1 पुट किया तो पाई बाय 2, 2 पुट किया तो पाई, फिर आगे 3 पाई बाय 2, डॉट 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 चलता ही जाएगा। इधर माइनस में पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस का पाई, क्योंकि -1 रखा, फिर -2, फिर -3। वो डॉट डॉट क्यों लगाएं, क्योंकि बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन सारे पॉसिबल नहीं है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, c बिलोंग्स टू 0, पाई स्मॉल ब्रैकेट, उसके बीच में होना चाहिए। तो मतलब अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, ऐसी वैल्यू ढूंढो जो इसके बीच में आती है। 0 इसके बिटवीन नहीं होता, स्मॉल ब्रैकेट है बेटा, ओपन इंटरवल में 0 नहीं आता, मतलब ये खुद नहीं आता, पाई भी नहीं आएगा, सिर्फ पाई बाय 2 है जो इसके बिटवीन होगा। तो c इक्वल्स टू पाई बाय 2 बिलोंग्स टू 0, पाई ओपन इंटरवल। ये सी का आंसर आ गया। इसका मतलब लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल्स। 3 पार्ट्स हैं, मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2/3 where x belongs to -1 to 1। ओनली एप्लीकेबल चेक करना है, वेरिफिकेशन नहीं। वेरिफिकेशन में क्या करते थे, पहले एप्लीकेबल चेक करते थे, मतलब 3 पॉइंट्स, फिर उसके बाद f डैश c को 0 पुट करके c की वैल्यू फाइंड किया करते थे। अब वो लास्ट वाला काम नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेबल तक चेक करना। और बाई चांस, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि बाई चांस अगर ऐसा कोई पॉइंट है 3 में से, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एफ ए इक्वल टू एफ वी, जो इसकी कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की, अगर उनमें से आपको पहले से पता है कि कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट उसी पे अटैक करो, मतलब उसी को लिख के आओ, बाकी क्यों लिखोगे। मान लो जैसे मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताता हूँ एक बार, मैंने इसका f डैश एक्स निकाला, f डैश एक्स एन एक्स की पावर n-1 2/3 x की पावर 2/3 -1। ये समझ आ गया बेटा। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर तक आ सकते हैं, तो डायरेक्ट चल जाएंगे ये। इसकी वैल्यू मतलब पावर सॉल्व करेंगे तो x की पावर -1/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में लाके ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 1/3। सही है। अब आप एक बात बताओ, डिफरेंशियबिलिटी जो होती है रोल्स थ्योरम में, वो स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल के लिए चेक होती है। क्या -1 और 1 के बिटवीन ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिस पर ये फंक्शन कभी आयटा या इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बन जाए, मतलब 0/0 कुछ भी बन सकता हो। तो आप चेक करो, अगर मैं 0 पुट कर दूंगा x की जगह तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया
इस इंटरवल के बीच में जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मैं लिखूंगा, देखो कैसे, हेयर एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। सही है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड ऑन स्मॉल ब्रैकेट -1,1। अब कुछ बच्चों को ये बात कुछ अजीब सी लगती है, सर ऐसा क्यों लिखा आपने? आप चेक करो, जो 0 पर डिफाइन नहीं है वो इस इंटरवल में भी अनडिफाइंड माना जाएगा। क्यों? देखो कुछ पॉइंट इसमें भले ही ऐसे होंगे जिसमें वो डिफाइन होगा, लेकिन अगर एक भी पॉइंट अनडिफाइंड होता है ना तो वो पूरा इंटरवल ही अनडिफाइंड काउंट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके लिए देयरफॉर देखो अब क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल ब्रैकेट -1,1। क्या मतलब हुआ कि इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया था जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी पॉइंट चेक ही नहीं करने, सीधा लिख देंगे क्या, रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। समझ आ गया अच्छे से? अब अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो हमारा इतना पार्ट खत्म हो चुका है, बस सिर्फ एप्लीकेबल ही चेक करना था। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। देखो बी पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -5x + 3। अगर किसी को लगे सर कंटिन्यूटी नहीं की, आप कर सकते हो, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, x की पावर 2/3 है, इस इंटरवल में ये कभी आइटा या अनडिफाइंड या वो वैल्यूज नहीं बनेंगी, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। वो चेक कर सकते थे लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें पता था कि ये होने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर हमें कैसे पता लगेगा। बेटा जैसे जैसे आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा ना, आपको फंक्शन देखते ही माइंड में आ जाएगा कि इसका डेरिवेटिव जो बनने वाला है उसमें डिनोमिनेटर में x आएगा, और जहाँ डिनोमिनेटर में x आ गया वो 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है, अब इधर देखो, ये फंक्शन हमेशा गिवन इंटरवल जो है ना 1,3। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कौन सा पॉइंट लिखने वाला हूँ, अगर मैं 1,3 में कुछ भी रख दूँ इसके अंदर तो ये हमेशा डिफाइन होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस होगा कॉन्टिन्यूस। तो एक बार मैं लिख नहीं रहा उसको। अब मैं डिफरेंशिएबल सोचूं तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन 4x और इसका -5। x का तो 1 ही होता है, 3 का 0 हो जाएगा। ये इसके स्मॉल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में होती है। तो स्मॉल ब्रैकेट यानी 1,3 के बीच में कभी भी अनडिफाइंड नहीं होने वाला, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। कॉन्टिन्यूस तो है ही, सब जगह डिफाइन है। डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके देखा ये कभी अनडिफाइंड नहीं हो रहा था। इसका डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड था, इसका नहीं है। रख के देख लो ना, इसमें कोई वैल्यू रख के देखो, पता लग जाएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो अब रह गया थर्ड पॉइंट। अब मैं थर्ड पॉइंट चेक करवा रहा हूँ, क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है। ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 3 है। पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट की, फिर हमने 3 पुट की। 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, -5 × 1 + 3, ये हो जाएगा 5 - 5 दैट इज 0। अब 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 × 2 18। 3 यहाँ पुट करो, यस 3 × 5 और +3, 18 3 21 माइनस दिस 6 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों सेम नहीं आ रहे, F1 नॉट इक्वल्स टू F3। और अगर ये सेम नहीं आ रहे तो रोल्स थ्योरम का थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ एप्लीकेबल ही पूछा है, बाई चांस ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते तो एप्लीकेबल हो जाता, फिर भी आगे नहीं करना, वेरिफिकेशन पूछा ही नहीं है। ठीक है, एप्लीकेबल होना या नहीं होना बस इतना ही पूछ रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट करो इसको। मैं फिर इसको इरेज करके थर्ड पार्ट भी यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। यस, थर्ड पार्ट आप चेक करो। इस बार एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 पार्ट्स में गिवन है, एक है -4x + 5 और सेकेंड इज 2x - 3। 0 से लेके 1 के बिटवीन, 1 से लेके 2 के, या इक्वेलिटी भी है। बेटा इस क्वेश्चन में इनमें तो इंटरवल दे रखा होता है, इसमें नहीं दे रखा। एक्चुअल में दिया हुआ है, हमें यहाँ से सोचना पड़ेगा।
इसका इंटरवल है 0 से लेकर 2 तक। दिख रहा है सबको? 0 के इक्वल और 2 के इक्वल है और इनके बिटवीन चल रहा है, तो मतलब टोटल इंटरवल इसका 0 से 2 के बिटवीन हो गया। ठीक है, अब हम इसके लिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और फिर एफ ए इक्वल्स टू एफ वी चेक करने वाले हैं। लेकिन जब कभी फंक्शन के मोर देन 1 पार्ट्स हों, जैसे इसमें हैं, इनमें नहीं थे, तो आपको कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी LHL RHL वाले पैटर्न से ही चेक करनी पड़ेगी, वो भी जो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये बात आपको पहले समझाई हुई है, दोबारा सुनो। वैसे मैंने मना किया था थ्योरेटिकल हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखा करेंगे, लेकिन कभी फंक्शन के मोर देन 1 पार्ट आ जाए, जैसे 1 पे ये फंक्शन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया देखो, तो हम क्या करेंगे, 1 पर LHL RHL वाला पैटर्न यूज करना ही पड़ेगा, मस्ट है वो। ध्यान से समझो इसको। सबसे पहले सी पार्ट में fx आपके सामने है, मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। अब 1 पे कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। बताओ वैल्यू के लिए कौन सा यूज करेंगे, 1 के इक्वल यहां आ रहा है, तो इसका ये वाला फंक्शन है -4x + 5। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो -4 + 5 दैट इज 1। समझ आ गया इतना? अब इसके बाद LHL और RHL निकालेंगे। पहले जो मर्जी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले एक बार RHL निकाल रहा हूं। अगर RHL भूल चुके तो याद दिला देता हूं। लिखने का पैटर्न क्या था, यहाँ a-0, a का मतलब यहाँ है 1, क्योंकि 1 पे चेक हो रहा है। सॉरी 1 माइनस नहीं आएगा, LHL में माइनस आता है, RHL में प्लस आता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx, 1 प्लस को रिप्लेस कर देंगे h टेंड्स टू 0 से, यहाँ क्या आ जाएगा 1 + h। 1 + h का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा बड़ा, जो 1 से थोड़ा सा भी ग्रेटर होगा वो इसमें आएगा, तो इसका यूज करेंगे। यहां 2x नहीं लिखेंगे, 1 + h - 3। ठीक है इतना? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 + 2h - 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो 2 - 3 इज -1 + 2h। अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करूंगा, यानी h की जगह 0 पुट करोगे तो -1 + 0 दैट इज -1। ये दोनों सेम ही नहीं आए, इसीलिए मैं LHL अब नहीं निकालता, सीधा लिख दूंगा क्या, हियर f1 नॉट इक्वल्स टू f1 + 0, नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर यस फंक्शन fx इज discontinuous at x इक्वल्स टू 1। अब अगर ये 1 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पूरा इंटरवल जो दे रखा है 0 से लेकर 2 तक, इसमें कंप्लीट क्या बोलेंगे, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। भले ही कुछ पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो, अगर पूरे इंटरवल में एक भी पॉइंट कॉन्टिन्यूस का मिल गया जो नहीं है कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस मतलब, तो वो पूरा फंक्शन ही डिसकॉन्टिन्यूस काउंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx इज डिसकॉन्टिन्यूस ऑन बिग ब्रैकेट 0, 2। समझ आ गया अभी इतना? इसका मतलब नीचे क्या लिखेंगे, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। समझ गए इतना? अगर ये कॉन्टिन्यूस हो जाता, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 1 पर LHD और RHD निकालकर चेक करते। मतलब ऐसा तब करना है जब फंक्शन के मोर देन 1 पार्ट हो। सिंपल फंक्शन आ जाए तो नहीं, फिर तो आप डायरेक्ट लिखोगे। ऐसा आ जाए तो क्रिटिकल पॉइंट चेक करके जरूर दिखाओगे। ठीक है, अब क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस आया ना, तो रोल्स थ्योरम क्या हुई, एप्लीकेबल हुई नहीं, तो इसका मतलब आपको आगे डिफरेंशिएबिलिटी या FA = FV चेक ही नहीं करना। अगर ये होता तो आगे चेक करते। समझ गए? अच्छे से करो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।